बीजिंग एक बार फिर से बन गया है ग्लोबल स्पॉटलाइट का सेंटर, क्योंकि यहाँ चल रहा है एससीओ समिट 2025। इस समिट में दुनिया के डजन भर से अधिक पावरफुल लीडर्स इकट्ठे हुए हैं। साथ ही एक हाई प्रोफाइल मिलिट्री परेड और इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस भी हो रही हैं, सब कुछ एक ही स्टेज पर, चाइना की कैपिटल में। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक पावर शो है जहां दोस्ती भी दिख रही है और जियोपॉलिटिक्स के नए इक्वेशंस भी बन रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर प्रेसिडेंट पुतिन तक सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर इस समिट पर टिकी हुई है। सिर्फ पॉलिसीज की बात नहीं है, ये एशिया और दुनिया के शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स का सिंबल है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बीजिंग के इस ग्रैंड मूवमेंट को। एससीओ समिट है क्या, इस बार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि एससीओ समिट है क्या। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी शंघाई 5 के नाम से। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान ज्वाइन हुआ और इसका नाम पड़ गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान फुल मेंबर्स बने और 2023 में ईरान भी जुड़ गया। अगला मेंबर बेलारूस होने वाला है। आज के टाइम पर एससीओ के 9 फुल मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये ग्रुपिंग छोटी नहीं है दोस्तों, ये कवर करता है यूरेशिया का 60% लैंड मास, दुनिया की 40% पॉपुलेशन और लगभग 30% ग्लोबल जीडीपी। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर हाफ ऑफ द वर्ल्ड के स्टेक्स जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इस समिट के गेस्ट लिस्ट की। फुल मेंबर्स के लीडर्स तो है ही, इंडिया के पीएम मोदी, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, चाइना के जी जिनपिंग और ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान। लेकिन इसके अलावा कुछ खास मेहमान भी बीजिंग पहुंचे हैं। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर और साउथ ईस्ट एशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और लाओस। और सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 20 से ज्यादा डायलॉग पार्टनर्स और ऑब्जर्वर्स भी हैं, इस समिट का हिस्सा बने हैं। मतलब एक ही स्टेज पर एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरेशिया के सबसे पावरफुल लीडर्स इकट्ठे हुए हैं। एससीओ समिट के साथ साथ बीजिंग में एक और बड़ा इवेंट हो रहा है, चाइना का मैसिव मिलिट्री परेड, जो वर्ल्ड वॉर 2 की जीत के 80 साल पूरे होने पर रखा गया है। यहाँ डायनेमिक्स थोड़े अलग हैं, जैसे हमारे देश के पीएम मोदी, टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन और इजिप्ट के पीएम समिट के बाद वापस चले जाएंगे, वो परेड अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नए चेहरे जहां दिखने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग यूंग, म्यांमार की जुंता चीफ मिन ऑंग हेलियांग, अफ्रीका के कॉन्गो और जिम्बाब्वे के लीडर्स और क्यूबा के प्रेसिडेंट डियाज कैनेल। मतलब एससीओ समिट एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है और परेड एक पावरफुल शो। दोनों मिलाकर अपना इन्फ्लुएंस और अलायंसेस दोनों शोकेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव की, क्योंकि एससीओ समिट हमारे लिए भी काफी स्ट्रेटेजिक है। इंडिया ने 2017 में एससीओ ज्वाइन किया था पाकिस्तान के साथ और तब ये फोरम हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्पेस बन गया। सबसे पहले सिक्योरिटी और टेररिज्म एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स इंडिया को मदद करता है टेरर नेटवर्क्स के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयर करने और जॉइंट एक्शन लेने में। साथ ही अफगानिस्तान पर डिस्कशन के लिए भी ये एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा, एनर्जी और ट्रेड। सेंट्रल एशिया के ऑयल और गैस रिजर्व्स इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और साथ ही नए मार्केट्स भी खुलते हैं। तीसरा, कनेक्टिविटी। इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC और ईरान के चाबर पोर्ट को एससीओ समिट के अंदर पुश करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। लेकिन चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ओपनली इंडोर्स नहीं करता, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। चैलेंजेस भी हैं। चाइना पाकिस्तान अलाइनमेंट इंडिया के इन्फ्लुएंस को वीक करता है। पाकिस्तान की वजह से सेंट्रल एशिया के लिए लैंड एक्सेस हमारे पास नहीं है और BRI अपोज करने की वजह से इकोनॉमिक कॉपरेशन लिमिटेड हो जाता है। फिर भी पीएम मोदी का क्लियर मैसेज है, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी और साथ ही टेररिज्म के खिलाफ एक टफ स्टैंड। एससीओ के कॉपरेशन एरियाज काफी वाइड हैं। सिक्योरिटी फ्रंट पर कंट्रीज मिलकर एंटी टेरर एक्सरसाइज करती हैं और रैट्स के थ्रू इंटेलिजेंस शेयर होता है। इकोनॉमी में एनर्जी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग कॉपरेशन होता है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक और फंड की आइडिया भी यहीं से आई है।
कनेक्टिविटी पर रेल, रोड और एनर्जी कॉरिडोर्स का सपोर्ट है, जहां चाइना अपना BRI पुश करता है लेकिन इंडिया CPEC को अपोज करता है। कल्चर फ्रंट पर हर साल SCO आर्ट्स, फिल्म और कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं। साइंस एंड एजुकेशन में स्कॉलरशिप, रिसर्च नेटवर्क्स और यूथ एक्सचेंजेस मेंबर्स को और क्लोज ले आते हैं। SCO का बीजिंग समिट सिर्फ एक रीजनल मीट नहीं है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा सिग्नल है। आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में SCO एक तरफ से नाटो और वेस्टर्न ब्लॉक का काउंटरवेट बनकर उभर रहा है। इसके थ्रू मेंबर्स कंट्रीज टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे कॉमन थ्रेट्स के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। साथ ही ये ऑल्टरनेटिव फोरम क्रिएट कर रहा है, जहां ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट और एनर्जी कॉर्पोरेशन वेस्टर्न मॉडल से अलग तरीके से होती है। सबसे बड़ी बात, SCO एक डायलॉग हब बन चुका है, जहां राइवल्स भी एक ही टेबल पर बैठते हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया चाइना। बीजिंग के लिए ये समिट अपनी इन्फ्लुएंस, अपने अलायंसेस, अपनी एम्बिशंस दिखाने का प्लेटफॉर्म है और इंडिया के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का एक स्ट्रेटेजिक मौका। और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जब ट्रंप ने चाइना के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाए और US चाइना ट्रेड वॉर शुरू हुई। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट SCO कंट्रीज पर भी पड़ा। चाइना को अपनी एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करनी पड़ी और सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ ट्रेड डीपन करना जरूरी हो गया। इसी वजह से SCO के अंडर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और लोकल करेंसी सेटलमेंट्स पर ज्यादा फोकस हुआ। इंडिया के लिए भी ये एक डबल एज्ड सिचुएशन है, एक तरफ चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना और दूसरी तरफ US की अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज के अगेंस्ट क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करना। दोस्तों, SCO के बड़े चैलेंजेस भी हैं और चैलेंजेस ये हैं कि इसके अंदर ही बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पुरानी दुश्मनी हर फोरम में टेंशन ले आती है और इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी एक ओपन बाउंड बने हुए हैं। BRI और CPEC पर भी भारत और चाइना की सोच बिल्कुल अपोजिट है। जहां बीजिंग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल थोपना चाहता है, वहीं भारत उसे सोवरेनिटी के खतरे के तौर पर देखता है। दूसरी तरफ SCO के दो बड़े पिलर्स हैं, चाइना और रशिया के अपने डिफरेंसेस हैं। चाइना इकोनॉमिक डोमिनेंस के थ्रू ग्रुप को लीड करना चाहता है, जबकि रशिया इसे एक सिक्योरिटी फर्स्ट ब्लॉक बनाए रखना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, SCO के पास EU, यूरोपियन यूनियन या एशियन जैसे एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। मतलब जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि SCO एक पावरफुल फोरम होते हुए भी अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के बोझ के साथ चल रहा है। दोस्तों, SCO समिट का असली मतलब यही है, मेंबर्स एक दूसरे के साथ ट्रस्ट और नेबरलीनेस को स्ट्रॉन्ग करें, रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करें और साथ ही टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन लें। साथ ही ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, कल्चरल और एजुकेशन में डीपर टाइज बनाएं। और सबसे बड़ी बात, एक फेयर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना, जहां किसी एक पावर का डोमिनेंस ना हो। इसीलिए SCO सिर्फ एक फोरम नहीं, बल्कि नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ से एक कदम है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।